हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है। और जितने भी विद्यार्थी सीटेट का एग्ज़ाम दिए थे 22-23 में, आप सब अगर अच्छा स्कोर आया है तो आप सबको बहुत बहुत बधाई। और जिनका 1-2 नंबर से रह गया है वो सब मेरे साथ जुड़ जाइए। आपको सीडीपी, एनवायरनमेंट, मैथमेटिक्स, हिंदी और इंग्लिश की बेहतरीन जानकारी हम यहाँ पे देंगे, क्योंकि मैंने भी सीटेट को फोड़ा ही नहीं, एक बहुत अच्छा स्कोर एकदम मिनिमम दिन में लाया। तो आप लोग को भी मैं हेल्प कर सकता हूं अपने अनुभव के बेसिस पे। चलते हैं, हम आज करेंगे सीडीपी के क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए। बाल विकास के सिद्धांत के संदर्भ में, बाल विकास सीडीपी जिसको कहते हैं, बाल विकास के सिद्धांत के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है। जब आप पढ़ोगे क्या बाल विकास, उसमें कुछ सिद्धांत बताए गए हैं, उस सिद्धांत के हिसाब से आपको ये ऑप्शन टिक करना है। तो उस सिद्धांत में जब विकास के बारे में आप पढ़ोगे, डेवलपमेंट के बारे में, तो डेवलपमेंट के बारे में क्या कहा गया है, कहा गया कि शरीर के केंद्रीय भाग से बाहरी भाग की तरफ होता है। डेवलपमेंट क्या होता है, शरीर के अंदर यानी कि केंद्रीय भाग से कहाँ तक होता है, बाहरी भाग की तरफ होता है। तो ऑप्शन ए क्या हो गया, बिल्कुल राइट हो गया। ये सवाल देखिए बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल है। कैसे इम्पोर्टेंट है, कह रहा है कि बच्चों में भाषा विकास किससे प्रभावित होता है। देखिए, बच्चों में भाषा विकास हो, मेरा मानना है भाषा ही नहीं, किसी भी तरह का विकास जो है वो, यहाँ पे क्वेश्चन आपसे पूछा है भाषा, लेकिन मैं कहता हूँ कि किसी भी तरह का विकास हो वो सिर्फ दो चीज़ों पे मुख्यतः निर्भर करती है। पहला क्या होगा कि आनुवांशिकता, और दूसरा क्या हो गया, पर्यावरण। दोनों से आनुवांशिकता क्या हो गया, जैसे मान लीजिए किसी के पेरेंट्स बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे हैं, उनके जेनेटिक में क्या है, सब शिक्षित लोग हैं, तो ज़्यादातर देखने को मिलता है कि वहाँ उसके बच्चे भी शिक्षित होते हैं और जल्दी जल्दी चीज़ों को कैच करते हैं। दूसरा हो गया पर्यावरण। अगर आपके यहाँ आप बहुत अच्छे हो लेकिन आपके आसपास का माहौल बेकार है तो आपके बच्चे में वो असर करेगा। तो दोनों का होना अति आवश्यक है। तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। एक प्रगतिशील कक्षा, आप किसको कहेंगे प्रगतिशील कक्षा। प्रगतिशील कक्षा का कुछ बात आपको मैं बता रहा हूँ। अधिगम करता हूँ, अधिगम करता मतलब क्या हो गया, जो बच्चे पढ़ने आते हैं, अधिगम करने आते हैं, लर्निंग करने आते हैं, कि व्यक्तिगत विभिन्नताओं का सम्मान करता है। एक प्रगतिशील कक्षा हम उसी को कहेंगे, ऐसे कक्षा को कहेंगे जिस कक्षा में विद्यार्थी जो पढ़ने आते हैं, अधिगम करने आते हैं, अधिगम करता हूँ कि व्यक्तिगत विभिन्नता, व्यक्तिगत मतलब पर्सनल डिफरेंसेस जो होती हैं। मान लीजिए कि बहुत सारे स्टूडेंट तेज हैं, बहुत सारे स्टूडेंट क्या है, कमज़ोर है, तो सबका सम्मान किया जाना चाहिए उसके बेसिस पे। अगर कोई बहुत तेज है तो उसको उस हिसाब से पढ़ाना चाहिए, जो बहुत कमज़ोर है उसके लेवल में आकर के आपको पढ़ाना होगा। तो व्यक्तिगत विभिन्नताओं का सम्मान करता है। ऑप्शन बी क्या है, बिल्कुल सटीक आंसर हो जाएगा। लॉरेंस कोहलबर्ग के बारे में आपको मैं पढ़ाऊंगा, जिसमें उसने क्या दिया है, नैतिक विकास के सिद्धांत दिए हैं। तो क्या पूछ रहे हैं कि लॉरेंस कोहलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत के अनुसार सजा टालने के लिए नियमों का पालन करना किस चरण को दर्शाता है। लॉरेंस जो है और शिक्षा से जुड़े साइंटिस्ट थे, उन्होंने कुछ नैतिक विकास के सिद्धांत दिए। उन्होंने कहा कि सजा टालने के लिए नियमों का पालन करना, कुछ लोग क्या करते हैं, नियम का पालन इसलिए करते हैं ताकि उसको सजा ना मिले। तो किस चरण को दर्शाता है, तो ये प्रथा पूर्व चरण को दर्शाता है। आप लोग कहेंगे तो मैं पूरी डिटेल वीडियो भी लाऊंगा लॉरेंस कोहलबर्ग पे। अधिगम प्रक्रिया को सुसाध्य करने के लिए, कोई भी अधिगम प्रक्रिया है, जैसे कि आप पढ़ा रहे हैं, सिखा रहे हैं, बच्चे क्या कर रहे हैं, अधिगम कर रहे हैं, उसके दौरान जो प्रोसेस है उसको सुसाध्य का मतलब क्या हो गया, उसको अच्छे से सीखने के लिए एक अध्यापिका को ऐसे तरीके इस्तेमाल करने चाहिए। कैसे तरीके इस्तेमाल करने चाहिए, उनको चाहिए कि जो विभिन्न संकल्पों के बीच संबंध खोजने को महत्व दे। जैसे तक कि अलग अलग कंसेप्ट है, अगर अलग अलग कंसेप्ट के बीच में हम क्या खोज दें, रिलेशन बैठा दे, तो बच्चे को कोई चीज़ याद रखने में आसानी होगा। कैसे, देखिए, जैसे कि बच्चा सबको गाछ पता होता है विलेज में, तो उसको अगर स्कूल में पेड़ पढ़ाएंगे तो समझ में नहीं आएगा। लेकिन जब उसको कहेंगे कि वो जो गाछ है उसी को पेड़ कहते हैं, तो क्या हो गया कि विभिन्न संकल्पनाओं के बीच में हम संबंध खोज दिए। ठीक है, तो खोजने को महत्व दे, ऐसे जब बच्चे को पढ़ाया जाएगा तो क्या हो जाएगा, अधिगम प्रक्रिया में सुसाध्य होगा। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट, सी।
जिस तरह से अभी मैंने आपको कोहलबर्ग के बारे में बताया, उसके चरण के बारे में बताया, उसी तरह से एक साइंटिस्ट हैं, आप लोग नोट कर लीजिए, लेव वाइगोत्स्की। कोहलबर्ग और लेव वाइगोत्स्की का आपको डिटेल में पढ़ाऊंगा, इसलिए क्योंकि यहीं से क्वेश्चन आते हैं। मैंने भी एग्जाम दिया था तो देखा कि कहीं नहीं, बस ये 3-4 साइंटिस्ट हैं जिनसे ही क्वेश्चन पूछा जाता है। एक्स्ट्रा पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं, आप आराम से 120 प्लस स्कोर कर सकते हैं। लेव वाइगोत्स्की का सिद्धांत मुख्यतः करता है, लेव वाइगोत्स्की का सिद्धांत ये कहता है, ये क्या सांस्कृतिक चीज़ों को वैल्यू देते थे। लेव वाइगोत्स्की जो है ना, वाइगोत्स्की सांस्कृतिक चीज़ों को वैल्यू देते थे। क्या कहते हैं कि संज्ञानात्मक विकास में सांस्कृतिक उपकरणों के योगदान को, सांस्कृतिक उपकरण क्या हो गया, मान लीजिए कि जो जहाँ रह रहा है, हर किसी का अपना संस्कृति है, और संज्ञानात्मक मतलब क्या हो गया, बुद्धि वगैरह। तो किसका कितना बुद्धि विकास हो सकता है वो सांस्कृतिक उपकरणों पे भी डिपेंड करता है। तो लेव वाइगोत्स्की देखिएगा, जहाँ पे देखिएगा सांस्कृतिक की बात हो रहा हो तो वो आंसर क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा, ऑप्शन बी। ये देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं इसको इसलिए कहता हूँ क्योंकि ये बार बार पूछा जाता है। क्रिकेट पर वातावरण के दौरान एक अध्यापक अधिकांशतः लड़कों से सवाल पूछ रहा है और लड़कियों से नहीं। आप भी अध्यापक बनेंगे, अगर आप सिर्फ लड़के को तवज्जो दे रहे हैं, लड़कियों को नहीं, सिर्फ लड़की को दे रहे हैं, लड़कों को नहीं, तो ये किसका उदाहरण हो जाएगा, अध्यापक की यह क्रिया किसका उदाहरण है, ये जेंडर पक्षपात हो जाएगा। जेंडर पक्षपात इसलिए क्योंकि आप क्या करें, किसी एक जेंडर के साथ के पक्ष में जा रहे हैं, उनको ज़्यादा वैल्यू दे रहे हैं, ये जेंडर पक्षपात हो जाएगा। बाल केंद्रित कक्षा में, बाल केंद्रित कक्षा किसको कहते हैं, पहले बाल केंद्रित कक्षा नहीं था, पहले क्या था, शिक्षक केंद्रित कक्षा था, पाठ्य केंद्रित कक्षा था, शिक्षक अपना मनमौजी करते थे, लेकिन अब बाल केंद्रित कक्षा हो गया है। इसमें क्या होता है कि एक अध्यापिका किसको महत्व देती है, जब बाल केंद्रित कक्षा हो गया तो अध्यापिका को महत्व किसको देना पड़ेगा, अध्यापिका को ज्ञान की सक्रिय संरचना प्रक्रिया को महत्व देना पड़ेगा, ज्ञान की एक्टिव स्ट्रक्चर, जिससे क्या हो कि बच्चा का दिमाग एक्टिव हो, उसका जो स्ट्रक्चर हो क्या हो, एक्टिव स्ट्रक्चर हो, ज्ञान की सक्रिय संरचना प्रक्रिया पे ध्यान देना पड़ेगा। कहाँ पे, बाल केंद्रित कक्षा पे, ऑप्शन बी इज राइट। निम्नलिखित में से कौन सा बच्चों के समाजीकरण का प्राथमिक कारक है। देखिए प्राथमिक कारक पूछ दिया रे बाबा, कोई बच्चा क्या कर देगा, यहाँ माता पिता देख के इसको टिक कर देगा। आगे भी तो पढ़िए, माता पिता का कार्यस्थल, इससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्या है, निकटस्थ परिवार, नज़दीक का परिवार, क्योंकि माता पिता का कार्यस्थल हो सकता है कहीं और भी हो, लेकिन बच्चा कहाँ रह रहा हो, अपने घर में रह रहा हो। तो कार्यस्थल से मतलब नहीं है, मतलब किससे, निकटस्थ परिवार, बच्चा जा रहा है वहाँ के आसपास का परिवार कैसा है, उसी से उसका क्या होगा, समाजीकरण होगा। का प्राथमिक कारक कौन हो जाएगा, निकटस्थ परिवार, यानी ऑप्शन बी इज बिल्कुल राइट। हम लोगों ने अभी तक में क्या पढ़ा, एक कोहलबर्ग के बारे में और दूसरा वाइगोत्स्की, और एक आ गए ये क्वेश्चन में देखिए क्या दिया हुआ है, किसका नाम लिखा हुआ है इसमें, पियाजे साहब। ये तीनों जो है ना बड़ी धुरंधर हैं, सीटेट में इनसे क्वेश्चन पूछा जाता है, तो इसके बारे में आपको हम प्रोवाइड करेंगे डिटेल में। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा उम्र समूह जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के मूर्त संक्रियात्मक अवस्था को हम चरण भी बोलते हैं, तो मूर्त संक्रियात्मक अवस्था के समनुरूप है, कौन सा, जब आपको पढ़ाएंगे तो बताएंगे आपको कि मूर्त संक्रियात्मक अवस्था के समरूप कौन से एज ग्रुप हो जाते हैं, 7 से 11। जितने भी बच्चे 7 से 11 साल के होते हैं वो जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार वो किस अवस्था में होते हैं, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था या चरण, ऑप्शन सी इज राइट। आप एक अध्यापक हैं जो विश्वास करता है, क्या विश्वास करता है, कि बच्चे विभिन्न गतियों, विभिन्न तरह के मूवमेंट गतियों और अलग अलग तरीकों से सीखते हैं। सही बात है, बच्चे जो हैं कैसे सीखते हैं, विभिन्न विभिन्न गतियों करके सीखते हैं, अलग अलग तरीकों से सीखते हैं। आप अपनी कक्षा में ऐसी आकलन योजना करेंगे, जो आप कैसी आकलन योजना करेंगे, हम करेंगे आकलन के अलग अलग तरीकों पर आधारित हो। हम ऐसी योजना बनाएंगे आकलन का जो क्या हो, अलग अलग तरीकों पर आधारित हो। क्योंकि मान लीजिए कोई बच्चा पढ़ने में होशियार है, कोई बच्चा गाने में होशियार है, कोई बच्चा खेलने में होशियार है, तो उसको उसके बेसिस पे जज करेंगे। सबको ऐसा नहीं कर देंगे कि सबको पढ़ने के वाले बेसिस में कर देंगे। तो आकलन के अलग अलग तरीकों पर आधारित होनी चाहिए, ऑप्शन डी इज राइट। लेव वाइगोत्स्की के सिद्धांत के अनुसार, लेव वाइगोत्स्की के बारे में भी बताया था मैंने,
के सिद्धांत के अनुसार निम्न में से कौन सी अध्यापन अधिगम, जो अध्यापन अधिगम होता है प्रक्रिया को पाड़ मतलब क्या होता है, एक सपोर्ट नहीं होता है कि मान लीजिए कि दुक्का दुक्का पहाड़ा बच्चा पढ़ रहा है, दुक्का दो दो दूना चार, दूतिया 8 बोल दिया, तो आपको वहाँ पे क्या करना, दूतिया 6 बच्चा को बताना है, थोड़ा इशारा करना है, तो यही हो गया पाड़ प्रदान करना। करने की प्रभावशाली तकनीक है, कौन सी प्रभावशाली तकनीक हो सकती है? देखिए, समस्या को सुलझाने के दौरान अगर बच्चे किसी बिंदु पर अटक जाए, बच्चों को कोई बिंदु क्या हो, कोई कंसेप्ट समझ में ना आए, तो उस समय संकेत और इशारे देना। अभी मैंने ऊपर बताया ना कि क्या करेंगे, उसमें संकेत देंगे, इशारे देंगे। जैसे मैं सरकारी स्कूल में था तो मेरे सर थे एक रंजीत सर, बहुत अच्छे टीचर थे गवर्नमेंट स्कूल के। वो क्या एक दिन क्विज करवा रहे थे कि तिब्बत की राजधानी कहाँ है, तो बच्चे बोल नहीं पा रहे थे, तो वो इशारा कर रहे थे हाथ से, लासा, लस्सा उठता है ना, उसी तरह से वो इशारा करते लासा लासा करके, तो मैं समझ गया था, तो मैंने बोला लासा। ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी। देखिए, निम्नलिखित कथनों में से बुद्धिमत्ता के बारे में कौन सा कथन सही है? देखिए कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कितना प्रैक्टिकल क्वेश्चन है। कहता है बुद्धिमत्ता के बारे में कौन सा कथन सही है। जब आप ऑप्शन डी को देखेंगे तो बहुत ही बेहतरीन ऑप्शन है, बहुत ही प्यारा ऑप्शन है। क्यों? बुद्धिमत्ता विद्यालय में बेहतर प्रदर्शन करने की योग्यता से अधिक है। बुद्धिमत्ता मतलब ये नहीं होता है कि विद्यालयों में जाकर के आप बहुत अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं, वो क्या है, वो करने की योग्यता से कहीं अधिक वाली बात है। बुद्धिमत्ता क्या है, बेहतर प्रदर्शन करने से कहीं बड़ी चीज होती है। ऐसा नहीं कोई बहुत अच्छा प्रदर्शन करा तो बहुत बुद्धिमान है, नहीं। बुद्धिमत्ता को विद्यालय में बेहतर प्रदर्शन करने की योग्यता से कहीं अधिक माना गया है, तो किसी को हम उसके मार्क्स के बेसिस पे डिसाइड नहीं कर सकते वो कितना बुद्धिमान है। ऑप्शन डी। एक क्वेश्चन यहाँ से आपसे पूछा जाएगा, कह रहा है कि एक घोड़े को देखकर एक 3 वर्षीय बालिका चकित होकर बोली। एक घोड़े को देखकर एक 3 वर्ष की छोटी सी बालिका है, चकित होकर बोली, वाह इतना बड़ा कुत्ता। जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार बालिका की यह प्रतिक्रिया निम्न में से किसका उदाहरण है? बताइए, बालिका की यह प्रतिक्रिया निम्न में से किसका उदाहरण है? आत्मसातकरण और समावेशन का। आपसे जब पूछा जाएगा, वो 3 वर्षीय बच्चे थे, उन्होंने देखा किसको, घोड़ा को देखा, लेकिन उसको लगा कि ये क्या है, कुत्ता है। तो वो बालिका जो है, बालिका की यह प्रतिक्रिया निम्न में से किसका उदाहरण है? आत्मसातकरण का या समावेशन, उसको कहते हैं। ऑप्शन ए इज राइट। भाषा एवं विचार पर लेव वाइगोत्स्की क्या सुझाते हैं? लेव वाइगोत्स्की जो है ना, ज़्यादातर किसको वैल्यू दिया है? कल्चर को, भाषा को। तो देखिए, ऑप्शन ए को जब आप पढ़ेंगे तो क्या कहा है कि भाषा संज्ञानात्मक विकास को निर्देशित करती है। कहने का मतलब क्या होगा कि जैसा भाषा होगा वैसा कैसा होगा, संज्ञानात्मक विकास होगा। यानी कि भाषा जो है डायरेक्शन देती है संज्ञानात्मक विकास को। किसी की भाषा अच्छी है तो उसका संज्ञानात्मक विकास क्या होगा, अच्छा होगा। लेव वाइगोत्स्की जो है ये क्या कहते हैं, ये ज़्यादा वैल्यू किसको दिए हैं? लैंग्वेज को दिए हैं। तो ऑप्शन ए इज राइट। बच्चों में सृजनात्मकता मतलब क्रिएटिविटी, बच्चों को क्रिएटिव बनाना को किस प्रकार सुसाध्य किया जा सकता है? सुसाध्य मतलब क्या बताएं, अच्छा किया जा सकता है, परफॉर्मेंस को बेस्ट किया जाता है, स्मूथ किया जा सकता है। कैसे? इसको करने के लिए हम क्या कर सकते हैं? अन्वेषण को प्रोत्साहित करेंगे, खोज को प्रोत्साहित करेंगे। ये नहीं कि रटा हुआ पढ़ाई पढ़ाएंगे, हम बच्चों को क्या करेंगे कि अन्वेषण के लिए प्रोत्साहित करेंगे, ताकि वो क्या करे कि खोज कर सके, अन्वेषण कर सके। उसके लिए क्या करेंगे, हम उसको राशि प्रदान करेंगे, डायरेक्शन देंगे, गाइडेंस देंगे, प्यार देंगे, तो अन्वेषण कर पाएंगे। और इससे क्या होगा, उसका क्रिएटिविटी बढ़ेगा, सृजनात्मकता बढ़ेगी। सृजनात्मकता को क्या होगा, सुसाध्य होगा। ऑप्शन ए इज राइट। गुणज वैकल्य क्या कर रहा है? गुणज वैकल्य सीधे तौर पर निम्न में से किससे संबंधित है? गुणज वैकल्य जो है सीधे तौर पर निम्न में से किससे संबंधित है? गणितीय संकल्पों के अधिगम में कठिनता से। गणित का जो कंसेप्ट होते हैं उसको लर्निंग करने के दौरान जो कठिनता होती है उससे किसका रिलेशन है, वो किससे संबंधित है? गुणज वैकल्य से। ऑप्शन डी इज राइट। बहुत ही प्यारा प्रश्न है, कह रहा है शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के अंतर्गत निजी विद्यालयों, प्राइवेट स्कूल में, जैसे मैं भी बाद में प्राइवेट स्कूल में पढ़ने गया था, तो वहाँ पे देखे थे कि कुछ सीट जो है ना आरक्षित रहती थी अदर बच्चों के लिए, कमज़ोर वर्ग के बच्चों के लिए। मैं आर्थिक रूप में कमज़ोर मतलब समझ रहे हैं, जो क्या है, जिसके पास पैसे क्या है, कम है,
के विद्यार्थियों के दाखिले हेतु सीटों के आरक्षण का प्रावधान है। क्या चीज़ का? सीटों का आरक्षण का प्रावधान है कि प्राइवेट स्कूल है, ठीक बात है, लेकिन कुछ जो गरीब लोग हैं उनके लिए आप क्या करो, कुछ बच्चों को आप पढ़ाओ, सरकार कहती है। वैसा अधिनियम शिक्षा का अधिकार नियम 2009 कहती है। इन छात्रों के सफल समावेशन हेतु एक अध्यापक को, ऐसे छात्रों को सफल समावेशन, उसको सफलता से उसको खुद में समाहित कर लेने के लिए एक अध्यापक को किस तरह के शिक्षा शास्त्र का इस्तेमाल करना चाहिए? देखिए, शिक्षा शास्त्र जो है साम्यता पर आधारित होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? ऑप्शन सी को पढ़िए, साम्यता पर आधारित होना चाहिए, ना कि समानता पर आधारित होना चाहिए। एक समावेशी कक्षा में सूचना को किस तरह से प्रस्तुत करना चाहिए? देखिए, जब हम एक समावेशी कक्षा की बात करेंगे तो सूचना को किस तरह से प्रस्तुत करना चाहिए? समावेशी कक्षा कैसा होता है? इसमें सब तरह का बच्चा हो। क्या हो? सब तरह का, गरीब, अमीर, काला, गोरा, तेज, भूसगोल, ऐसे क्लास को हम क्या बोलते हैं? समावेशी कक्षा कहते हैं। हर एक धर्म के लोग रहते हैं, हर एक जाति के लोग रहते हैं। तो ऐसे कक्षा में सूचना को किस तरह से प्रस्तुत करना चाहिए? बहुल रूप में। कैसे करना चाहिए? बहुल रूप में। केवल दृश्य के रूप में नहीं। हो सकता है कि ऐसे बच्चे हो जिसको दिखता ही नहीं हो, केवल दृश्य वाला ऑप्शन गलत। शाब्दिक रूप में, ये भी उतना सही नहीं है। मान लीजिए कि कोई सुन नहीं पा रहा है। मौखिक रूप में, आप मौखिक रूप में बोल दिए, कोई सुन ही नहीं पा रहा है। शाब्दिक रूप में कर दिए, कोई देख ही नहीं पा रहा है। तो हमको क्या करना चाहिए? बहुल रूप में करना चाहिए, ताकि क्या हो, सब बच्चों को लाभ पहुंचे। ऑप्शन डी। शिक्षा की समकालीन नीतियों के अनुसार, शिक्षा की जो है समकालीन नीति के अनुसार दिव्यांग बच्चों की शिक्षा के लिए कौन सा मॉडल सुझाया गया है? दिव्यांग बच्चों के लिए जो मॉडल दिया गया है शिक्षा की समकालीन नीतियों के अनुसार, कौन सा मॉडल दिया गया है? समावेशी शिक्षा। आजकल कौन सा लागू किया गया है? हर जगह समावेशी शिक्षा। समावेशी का मतलब मैंने बताया आपको, जहाँ पे हर तरह के बच्चे, जो पढ़ने में तेज हो, भूसगोल, अलग अलग जाति का हो, कमज़ोर हो, अमीर हो, गरीब हो, काला हो, गोरा हो, सबका समावेशन जिस क्लास में हो उसको बोलते हैं समावेशी क्लास, कक्षा। और वहाँ पे जो शिक्षा दी जाती है उसको क्या बोलते हैं? समावेशी शिक्षा। देखिए, ये कितना कंसेप्चुअल क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है। कह रहा है कि अधिगम प्रक्रिया के बारे में निम्न में से कौन सा कथन गलत है? अधिगम एक निरंतर प्रक्रिया है। याद रखिएगा, आपको बोला है गलत, ध्यान से बोला है गलत। तो अधिगम एक निरंतर प्रक्रिया है, बिल्कुल सही है। अधिगम प्रक्रिया में त्रुटियां और गलतियां अप्रासंगिक है। नहीं भाई, ये गलत इसलिए हो जाएगा, यही मेरा आंसर होगा, क्योंकि वो पूछा कि कौन सा गलत है, तो गलत यही ना हो गया, क्योंकि अधिगम प्रक्रिया में त्रुटि और गलतियां क्या है? अप्रासंगिक नहीं, प्रासंगिक है। आम सी बात है भाई, प्रक्रिया में त्रुटि और गलतियां होती है, लेकिन यहाँ कह रहा क्या कि अप्रासंगिक है। तो ये वाला ऑप्शन गलत है, और हमसे गलत ही पूछा है, तो इसका भाई गलत का भाई गलत हो जाएगा। अब तीसरा देखिए, अधिगम व्यक्तिगत एवं पर्यावरणीय कारकों पर आधारित है। बिल्कुल बात है, अभी बताए थे ना कि व्यक्तिगत हो सकता है और पर्यावरणीय कारक भी हो सकता है। तो ये ऑप्शन सही है, तो ये आंसर सी आंसर नहीं होगा। अधिगम चक्रीय रूप से होता है और अनुरेखीय रूप से नहीं। सही बात है, अधिगम क्या है? एक चक्रीय रूप में होता है, तो ऑप्शन डी भी सही है। हमसे पूछा है कौन सा गलत है, तो गलत कौन सा? ऑप्शन बी। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी इज राइट। बच्चे को बारंबार यह बोलने से कि वो अधिगम के लिए योग्य नहीं है, एक तो अध्यापक हैं आप, तो ये बात तुम बोलिए ही मत कि योग्य नहीं है। आप योग्य नहीं हो सकते, लेकिन बच्चे क्या हैं? एक एक बच्चे योग्य हैं, क्योंकि वो कर सकते हैं, किस संभावना को बढ़ावा देता है। जब हम उसको बोलेंगे बार बार कि वो योग्य नहीं है, तो उससे क्या हो सकता है? इससे बच्चे अधिगम के प्रति अनुप्रेरित और निष्प्रेरित हो जाएगा। जब हम बार बार उसको बोलेंगे तो क्या हो जाएगा? बच्चे को जो है पढ़ने में मन नहीं लगेगा, उसको क्या हो जाएगा? वो बच्चे अधिगम के प्रति अनुप्रेरित हो जाएगा, निष्प्रेरित हो जाएगा। तो ऑप्शन ए इज राइट। समस्या समाधान कौशल को किस प्रकार बढ़ाया जा सकता है? देखिए, जहाँ पे समस्या है उसका हमारे पास क्या है? समाधान है। ये जो इसका जो कौशल होता है, समस्या समाधान का कौशल जो होता है, प्रॉब्लम और उसका सॉल्यूशन का जो स्किल होता है, को किस प्रकार बढ़ाया जा सकता है? कैसे बढ़ा सकते हैं हम? समाधानों के वैकल्पिक तरीकों को मानकर। मान लीजिए किसी चीज़ का कोई गणित का सवाल बना रहे हैं, उसका समाधान हमको नहीं मिल रहा है, तो उसका हम वैकल्पिक तरीका ढूंढते हैं ना। तो देखिए, ऑप्शन सी वही बात कह रहा है कि समाधानों के वैकल्पिक तरीकों को मानकर, तो ऑप्शन सी इज राइट। ये भी क्वेश्चन देखिए कितना सेंसिटिव क्वेश्चन है। कह रहा है कि प्राथमिक कक्षाओं में, मतलब प्राथमिक कक्षाओं मतलब छोटे क्लास की कक्षाओं में, 5 तक के में संकल्प
संकल्प अध्यापन हेतु विषय वस्तु को प्रस्तुत करने का, जो भी विषय वस्तु है उसको प्रस्तुत करने का कौन सा क्रम सर्वाधिक उपयुक्त है। आपको क्रम बताना है कि अगर छोटे बच्चों को पढ़ा रहे हो तो आप सबसे पहले क्या करोगे। तो मैं जो करूँगा सबसे पहले उनको मूर्त सामग्री दिखाऊंगा, क्योंकि बच्चों को मूर्त सामग्री से क्या होगा, डायरेक्ट समझ में आएगा। फिर हम उसको चित्र दिखा सकते हैं, फिर हम संकेत दिखा सकते हैं। पहले संकेत दिखाएंगे तो उसको कुछ समझ में आएगा, पहले चित्र दिखाएंगे तो उसको उतना समझ में नहीं आएगा, पहले संकेत दिखाएंगे तो उसको उतना समझ में नहीं आएगा। तो ऑप्शन डी क्या हो गया, मस्त आंसर, राइट। बच्चों के अधिगम पर कक्षा के वातावरण का काफ़ी प्रभाव पड़ता है। बच्चों जो सीखते हैं उस पर क्या है, कक्षा के वातावरण का काफ़ी प्रभाव पड़ता है। एक ऐसा कक्षा जिसमें सारे बच्चे पढ़ने वाले हो तो उसका अधिगम क्या हो जाएगा, बहुत फास्ट हो जाएगा। परिवनति क्या है, प्रवृत्ति अभिमुखी अधिगम। प्रवृत्ति अभिमुखी अधिगम क्या होता है, वो अधिगम जो समझने पर जोर दे, मतलब देखिए कंसेप्चुअल वाला, एकदम समझने वाला, रट्टा मार वाला नहीं। संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए कक्षा का वातावरण किस तरह का होना चाहिए। जब भी हमको किसी भी कक्षा के वातावरण को हमको देखना हो तो उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, कैसा होना चाहिए, सकारात्मक होना चाहिए, सकारात्मक एवं सहयोगात्मक होना चाहिए। सकारात्मक मतलब क्या होना चाहिए, पॉजिटिविटी होना चाहिए, एक साथ मिलकर के काम करने वाला होना चाहिए। और कैसा होना चाहिए, सहयोगात्मक, मतलब जिस कक्षा में क्या हो जाए एक दूसरे का सहयोग करे। मान लीजिए कि पढ़ने के लिए एक के पास पेन नहीं है, दूसरा अपना पेन उसको दे सकता है अगर उसके पास 2 पेन है तो सकारात्मक होना चाहिए, साथ साथ काम करने वाला, सहयोगात्मक होना चाहिए। ऑप्शन डी इज राइट। अधिगम के संदर्भ में, लर्निंग के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है। अधिगम के संदर्भ में कौन सा कथन सही है। ऑप्शन डी को आप देखिए, ऑप्शन डी बहुत ही बेहतरीन है। अधिगम एक जटिल प्रक्रिया है, सही बात है। अधिगम कोई आसान प्रक्रिया नहीं है, एक जटिल प्रक्रिया है जिसमें अधिगमकर्ताओं की सक्रिय संलग्नता की जरूरत होती है। जो भी अधिगमकर्ता हैं वो अगर एक्टिव हैं, वो क्या है, अच्छे तरह से इन्वॉल्व हैं, तो ही क्या हो जाएगा, अधिगम के संदर्भ में बिल्कुल सही होगा। जब अधिगम करने आए हैं भाई, अधिगम का क्या संदर्भ होता है, अधिगम एक जटिल प्रक्रिया है, तो उसमें क्या होना चाहिए कि अधिगमकर्ताओं की सक्रिय संलग्नता की जरूरत है, मतलब उसमें एक्टिव होकर के घुल मिल करके के अधिगम करना है। तो ऑप्शन डी इज राइट। अधिगम का सामाजिक संरचनात्मक विचार। अधिगम का कैसा, सामाजिक संरचनात्मक विचार अधिगम प्रक्रिया में डैश की महत्वता पर जोर देती है। डैश की महत्वता पर जोर देती है, किसकी, पारस्परिक क्रियाओं। पारस्परिक क्रिया क्या होता है, जो हम क्या करते हैं किसी क्रिया के दौरान करते हैं, एक दूसरे से मिला हुआ क्रिया। तो फिर से पढ़ते हैं, अधिगम का सामाजिक संरचनात्मक विचार अधिगम प्रक्रिया में डैश की महत्वता पर जोर देती है, पारस्परिक क्रियाओं की महत्वता पर जोर देती है। तो ऑप्शन ए इज राइट। निम्न में से कौन सा युग्म या घटक और अभिप्रेरणा स्रोत का सही रूप से मिलान युग्म है। देखिए ये युग्म दिया हुआ है लेफ्ट राइट में, कह रहा है कि ये जो युग्म है घटक और अभिप्रेरणा स्रोत का सही रूप से मिलान युग्म है। पढ़िए, जिज्ञासा क्या है, आंतरिक अभिप्रेरणा है। बिल्कुल सही बात है कि नहीं है, बताइए। जिज्ञासा जो है, जानने की इच्छा क्या है, वो आंतरिक है, इंटरनल अभिप्रेरणा है कि नहीं, इंटरनल मोटिवेशन है कि नहीं। तो ये क्या हो गया, बिल्कुल सटीक और सही मैच कर गया दोनों युग्म। लेकिन देखिए नकद पुरस्कार आंतरिक थोड़ी होता है भाई। नकद पुरस्कार जब हम किसी को देते हैं तो उसको देख करके वो बाह्य अभिप्रेरणा होता है। तो ये सी ऑप्शन गलत हो जाएगा। रुचि, रुचि किसी काम को करने में बाह्य नहीं होता है, किसी को किसी चीज़ में आंतरिक अभिप्रेरणा होती है तो उसको रुचि होती है। तो ये भी ऑप्शन गलत। आत्म परितोषण, ये मान लीजिए आत्म न है भाई, तो इसमें बाह्य अभिप्रेरणा की क्या जरूरी है। जब आत्म परितोषण है तो आंतरिक अभिप्रेरणा होना चाहिए, ये भी ऑप्शन गलत। तो ऑप्शन बी क्या हो गया, जिज्ञासा आंतरिक अभिप्रेरणा इज राइट। विद्यार्थियों में संकल्पनात्मक समझ को, जो संकल्पना होती है ना, तो वही संकल्पनात्मक समझ को सुसाध करने हेतु एक अध्यापिका को, विद्यार्थियों में संकल्पनात्मक समझ को सुसाध करने हेतु एक अध्यापिका को क्या करना चाहिए, उसको ये करना चाहिए। ऑप्शन सी आप पढ़िए, कितना ज़बरदस्त दिया है। कह रहा है कि जो प्रस्तुत किया गया है और जो पहले से ही ज्ञात है उन दोनों में संबंध स्थापित करने के अवसर प्रदान करने चाहिए। जैसे कि मैंने पहले ही आपको एग्जांपल दिया कि कोई बच्चा अगर पढ़ने आया स्कूल में, वो कुछ भी पहले से नहीं जानता है, अरे गाँव से है, उसको गाछ पता है, उसको ये नहीं पता कि पेड़ क्या पता है, उसको पहले से क्या पता है, जो पहले से ही ज्ञात है, तो उसको गाछ ज्ञात है।
लेकिन जो प्रस्तुत किया गया उसको क्या प्रस्तुत कर रहे हो आप, पेड़। तो उन दोनों में संबंध स्थापित करने के अवसर प्रदान करने चाहिए। जब हम संबंध स्थापित करेंगे तो उसको तुरंत समझ आ जाएगा ये जो गाछ है ना, इसी को हम पेड़ कहते हैं और इसी को पेड़ को हम क्या कहते हैं, गाछ कहते हैं। तो संकल्पना की समझ क्या हो जाएगा, सुसाध्य हो जाएगा बच्चों का। ऑप्शन सी इज राइट। और ये लास्ट क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट, निम्न में से कौन से कारक अधिगम को प्रभावित करते हैं। जो लर्निंग है उसको कौन कौन से कारक हैं जो प्रभावित करते हैं। अभिप्रेरणा, मोटिवेशन, बिल्कुल। अगर मोटिवेशन है तो अधिगम क्या हो जाएगा, फास्ट हो जाएगा। संवेग, इमोशन, बिल्कुल। अगर इमोशनली हम कोई चीज़ को करना चाहेंगे तो हम तुरंत कर लेंगे, ठीक है। अगर मेरा इमोशन किसी चीज़ को लेकर के संवेग है तो हम उसको आसानी से कर लेंगे, अगर संवेग कम है तो उसको करने में देर लगेगी। सामाजिक संदर्भ, बिल्कुल। अगर किसी समाज में सब पढ़े लिखे लोग हैं तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, कोई चीज़ को सीखना, अधिगम करना आसान हो जाएगा। शिक्षा शास्त्रीय उपागम, शिक्षा शास्त्रीय उपागम तो है ही ज़रूरत, क्योंकि इसके बिना कुछ भी अधिगम करना बहुत ही मुश्किल है। शिक्षा शास्त्र ही हमें बताते हैं, उनके उपागम, उनके तरीके ही हमको बताते हैं कि अधिगम कैसे किया जाता है। दोस्तों इसका आंसर भी यहाँ मैंने दे रखा है, यहाँ पे देखिए आप लोग पीडीएफ से यहाँ आपको आंसर मिल जाएगा। अगर इसका आपको पीडीएफ चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल सर्च कर सकते हो, क्या, APNA अपना, और हिंदी में सर्च कर लेना क्या, को और ल, अपना कल। अगर आपको वीडियो पसंद आया और ऐसे ही कंसेप्ट चाहिए और मेरे जैसा आपको कम समय में बहुत अच्छा स्कोर करना है तो मेरे साथ जुड़े रहिए। और मुझे इतना सारा प्यार देने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।